हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। और यहाँ पर आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में एक एक करके आपको पॉइंट पॉइंट करके समझाते चल रहे हैं, या यूं कहें कि टॉपिक वाइज एकदम चले आ रहे हैं हम लोग शुरू से लेकर, और जब तक ये समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक हम बात करते रहेंगे। कल हमने आप सभी के बीच में बात रखी थी, आप सभी के बीच में कि आप दर्रों की बात की थी और कुछ हिमनद जो थे, भारत के प्रमुख हिमनदों के बारे में हमने बातचीत की थी आपसे। आज हम लेकर आए आप सभी के बीच में भारत के प्रमुख पठारों के बारे में। क्या होते हैं पठार, है ना। आज बात करने वाले हैं हम लोग किस पर, तो आप कहेंगे प्रमुख पठारों के बारे में बातचीत करेंगे। तो भारत के प्रमुख पठार, आखिरकार ये पठार कब निर्मित हुए, कहाँ पठार ज्यादा पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय भारत में, और प्रायद्वीपीय भारत कैसे निर्मित हुआ, आज मैं इस वीडियो पर आप सबसे चर्चा पर चर्चा करने वाली हूँ। चर्चा पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी के बीच में एक बात रखना चाहूंगी कि आज सभी लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ना। क्यों इधर आलतू फालतू आई बला को टाल तू और अपनी पढ़ाई को बल दे, तू क्या दे, बल दो, फोर्स दो, है ना। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो यार ना। बार बार ये बात कहते हैं। अगर पूरी क्लास में कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है, इंसान है, शैतान नहीं, आपसे भी होती है ना, भगवान है भाई ना, गलतियां होती रहती हैं और गलती हो रही है, इसका मतलब मैं मनुष्य हूं, मैं एक मनुष्य हूं। बस ये मेरा मानना होता है कि गलतियां इंसानों से ही होती हैं, किसी और से या भगवान से नहीं होती हैं। होती हैं क्या? नहीं होती हैं। आप गलती नहीं करते, आप अपने आप को एक दिन आंक कर देखें, क्या आपने कभी गलती नहीं की है क्या? लेकिन ठीक है, आप टोकते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन उन गलतियों का आप सुधारने का प्रयास करवाएं ना। ये नहीं कि अरे आप जो मैम लोग होती हैं ऐसा होती हैं वैसा होती, फालतू कमेंट है। आपके कमेंट करने से मैं ना रुकने वाली हूं और ना मैं झुकने वाली हूं। जहां बात गलत होती वहां मैं अपने आप झुक जाती हूँ, सीधी सी बात है। और ये एक टीचर के अंदर का गुण होना चाहिए। कभी कभी फ्लो में चीजें निकल जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आलतू फालतू कमेंट आप इग्नोर करें, मैं खुद ये बात कह रही हूं। आइए शुरू करते हैं। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अरे थक कर न बैठो मेरे मंजिल के मुसाफिरों, ये मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी अपना अलग आने वाला है। तो अब आप सभी लोग लगातार पढ़ते रहें। अगर आप आरओ के लिए पढ़ रहे हैं खास करके, क्योंकि अभी आने वाले समय में आपके सभी के बीच में अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आना है आरओ का, तो एक सीट पक्की करनी है। कितनी? 181 के अंदर आप देख रहे हैं, एक सीट आपको पक्की करनी। अब ये सीटें बढ़ेंगी, लगभग 250 सीटें होने वाली हैं। तो आप सभी लोग यहाँ आने का प्रयास करें, है ना। जो चीजें आपको अच्छी लग रही हैं उनको आप ऑब्जर्व करें, ले लें, और कोई टीचर आपको घोल कर नहीं पिला देगा, सीधी सी बात होती है। हम आपको घोल के पिला देंगे क्या? नहीं पिला पाएंगे। जो बहुत बड़े टीचर होते हैं वो घोल के पिला देते क्या? नहीं। आप कितना ऑब्जर्व करते हैं सामने वाले से, ये आप पर डिपेंड करता है। हम बस पढ़ा देंगे, और इसी क्लास से देखना आरओ के लिए कम से कम जो लोग पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन पक्का है, 100%। आइए आज हम लोग पठार की बात करते हैं। तो पठार पर क्या बात करने वाले हैं, तो देखिएगा कहा गया प्रायद्वीपीय भारत। कौन से भारत की बात हो रही? प्रायद्वीपीय भारत की। किसकी बात हो रही? तो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत किसको कहा जाता है? अब प्रायद्वीप आप किसे कहेंगे? ये क्या है? आपका प्रायद्वीप है, मतलब जो तीन तरफ से घिरा हो, किससे? जल से। और जल से मेरा ये दक्षिण भारत कैसे घिरा है? इधर है आपका अरब सागर, अरब सागर, इधर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और इधर देखेंगे आप हिंद महासागर। कहा जाता है हिंद महासागर के सिर पर विराजमान है मुकुट की तरह हमारा भारत। क्या है? भारत, ठीक है। तो जो तीन तरफ से घिरा हुआ होता है भाग, उसी को पेंसुला या प्रायद्वीप कहा जाता है। तो कहा गया प्रायद्वीप भारत की चट्टानों की उत्पत्ति। अब प्रायद्वीप भारत ये वाला जो दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत माना जाता है, इसी को प्रायद्वीप भारत माना जाता है। जो 23.5 डिग्री के नीचे वाला पार्ट है, 23.5 डिग्री हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है,
उसके जो नीचे का पार्ट है, लगभग मध्य प्रदेश के और नीचे थोड़ा, वहां से आपका क्या शुरू हो जाता है, दक्षिण भारत शुरू हो जाता है। इसी को प्रायद्वीप भारत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक की बात समझे होंगे। और कहा गया है कि उत्पत्ति लगभग आपके कितने 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता। कहा गया है कार्बोनीफेरस युग, एक युग आता है आपका कार्बोनीफेरस युग से पहले गोंडवाना का यह भाग है। तो गोंडवाना लैंड मैंने आप सभी लोगों को बता रखा था, आइए देख लेते हैं। मान लो आपका क्या है, ये आपका पैंथलासा सागर था। पैंथलासा नामक सागर हुआ करता था। ये पैंथलासा नामक ये पूरा जल से घिरा हुआ था। क्या? जल से भरा हुआ था। पृथ्वी क्या थी आपकी? जल से भरी हुई थी, ऐसे। ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक लैंड या स्थल था जिसका नाम पैंजिया था। क्या था? तो पैंजिया नामक एक स्थल था। अब इस जल के भीतर क्या था? पैंजिया नामक एक स्थल हुआ करता था। ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है ना। फिर जल में या सागर में क्या हुआ? उथल पुथल हुई। क्या हुआ? उथल पुथल हुआ। अब जब उथल पुथल हुई जल में, अब उथल पुथल का मतलब क्या? अब यहां पर भूकंप आए, है ना, ज्वालामुखियां उठी। अब जब भूकंप और ज्वालामुखियां उठी, या आप सीधा याद रखें कि जल में क्या हुआ? उथल पुथल हुआ। अब उथल पुथल होने के क्रम पर आप क्या देखेंगे? इसको ऐसे मिटा दो, जो आपने जल बनाया था इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है ना। अब जो ये पैंजिया नामक स्थल था, ये क्या हो गया? जब उथल पुथल हुआ तो ये दो टुकड़ों में बट गया। कितने टुकड़ों में? दो टुकड़ों में। तो ये कहा जाता है, ये आपका ऊपर वाला अंगारा लैंड, अंगारा लैंड के नाम से जाना गया, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। किसके? गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। जो ये आपका बीच वाला भाग है, इसी को टेथिस सागर कहा गया। टेथिस सागर कहा गया। क्या कहा गया? टेथिस सागर। ठीक है ना। पहले आप ये सोचो कि कोई स्थलखंड था, वो दो टुकड़ों में अगर टूटा है तो उसके अंदर क्या होंगे? गैप आएगा। क्या आएगा? गैप आएगा। जैसे मान लो आप अपने आप को ले लो, ये आप है और ये आपकी बहन है। ठीक है ना। और बड़े अच्छे संबंध है आप दोनों के बीच में। कैसे हैं? बड़े अच्छे संबंध, हंसते मुस्कुराते जिंदगी कट रही है। लेकिन किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में टकराव होता है ना, लड़ाई झगड़ा, तो क्या पड़ेगी? दरार पड़ जाएगी, और इस दरार को ही लड़ाई झगड़ा कहा गया। अब जब कोई चीज टूटी दो टुकड़ों में, तो क्या हुआ? एक दरार पड़ी। इसी दरार को आपने क्या कहा? टेथिस सागर कहा। ठीक है। अब टेथिस सागर, ये देखो क्या था? अंगारा लैंड, और ये आपका क्या था? गोंडवाना लैंड। अब अंगारा लैंड जो था वो उत्तर की तरफ जा रहा था, और जो गोंडवाना लैंड था वो दक्षिण की तरफ जा रहा था। गया, गैप हो गया। तो ये दोनों पहले एक दूसरे से नफरत किए। अब समझो बात को, नफरत कैसे? अब ये इनको मानो आप पुत्र है। कौन है? पुत्र है। ये आपकी माता है। कौन है? माता है। और ये आपके पिता हैं। कौन है? पिता है। तो दोनों में जब लड़ाई होती है माता पिता में, तो हमेशा बीच में कौन पिसता है? तो बच्चा पिसता है। पुत्र या पुत्री जो भी होगा वो पिसता है बीच में ना। तो क्या हुआ? अब ये पिस रहा था। अब इस माता श्री ने कहा चल मेरे साथ। इन्होंने कहा बेटा ना, हम ना जाप, हम जाप तो अपने पापा के साथ है जाप। पापा बोले, अब केवल अम्मा कहीं तो अम्मा से बोला या मम्मी से बोला ना, हम ना जाब आपके साथ, हम जाब तो केवल पिताश्री के साथ जाएंगे, मतलब दोनों के साथ जाएंगे। लेकिन फिर पिताश्री बोले ठीक ठीक, आप अम्मा के साथ ना जाओ, ऐसा करो आप हमारे साथ चलो। तब ये टेथिस सागर जो पुत्र के रूप में था, इसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ भी ना जाई बेयाम, हमें तुम्हारे साथ भी नहीं अच्छा लागत है, क्योंकि तुम बहुत डांटत हो, हम ना जाब तुम्हारे साथ है। जब तक अम्मा ना रही है साथ है, या मम्मी या माता नहीं रहेंगी साथ में, हम तुम्हारे साथ भी ना जाब, क्योंकि इतना डांटत हो, थोड़ी देर का ख्याल है चले जाओ तो बात डांट डांट के परेशान कर दिया, तो हम ना जाब तुम्हारे साथ। अब टेथिस सागर न इनके साथ जा रहा था न इनके साथ जा रहा था, और यहाँ पर गैप होता जा रहा था। क्या हो रहा? गैप हो गया था। और उसी गैप पर
अवसाद, निक्षेपण ना, और ये सब कूड़ा कचरा भर रहा था। अब ऐसा तो था नहीं कि 1 और 2 दिन में ऐसा सब कुछ हो गया था, है ना। और ये जो कहानी बता रहे हैं ऐसा तो था नहीं कि ये बातचीत कर रहे थे। ये कहानी आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई जा रही है ताकि आप समझें। अब इन लोगों ने तय किया, किन्नों ने तय किया, इन लोगों ने तय किया, गोंडवाना लैंड ने और अंगारा लैंड ने। इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, इसे यूरेशियन प्लेट भी कहा जाता है। क्या? यूरेशियन प्लेट भी कहा जाता है, और इसे आप भारतीय प्लेट भी कह सकते हैं। भारतीय प्लेट के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है, यहाँ पर यहीं से उत्पत्ति हुई थी। अब क्या हुआ, इन दोनों ने एक फोन कॉल किया। क्या किया? बातचीत की आपस में। फोन कॉल कहाँ होंगे उतने समय, बातचीत की। इन्होंने कहा ऐसा है, बेटा की खुशी के लिए माँ बाप कभी अलग, बहुत रेयर केस में माँ बाप अलग होते हैं। तो इन्होंने कहा बेटा खुशी, हम दोनों लोग साथ में रहें, आइए हम दोनों लोग आपस में मिलते हैं। अब जब कोई चीज, आप ऐसे समझो, जब कोई हल्की सी चीज आपके बीच में रखी हो, ऐसे हल्की सी चीज, और भारी सी चीज को इसमें गिरा दो, इतनी बड़ी सी चीज को, ये क्या हो जाए, ऐसे पचक जाएगी। क्या हो जाएगी? तो ये इसका ऊपर वाला मुंह कुचा जाएगा। क्या होगा? ऐसे कुचा जाएगा ना, कुचा जाएगा कि नहीं, और नीचे वाले ऐसे निकल जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे कर। अब कहा तेथिस सागर फंस गया, है ना, बीच में तेथिस सागर हुआ। अब ये दोनों क्या किए, आपस में आने लगे, पास पास हम आ रहे हैं। अब ये दोनों जब पास आए तो ये तेथिस सागर उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? अरे दोनों तरफ से फोर्स लग रहा था, बल लग रहा था। अब दो तरफ से जब ऐसे फोर्स किसी चीज में आप लगाओगे तो ये कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना कोई। तो ये तेथिस सागर निकल करके क्या लिया, हिमालय का निर्माण कर दिया। किसका? हिमालय का। आई होप कि आपको ये सारी बातें यहां तक की समझ में आई होंगी। तो हिमालय का निर्माण कैसे होता है? तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, या इसी को गोंडवाना लैंड प्लेट कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मिलने से जो अवसाद, जो निक्षेपण, जो चीजें भरी थी गैप में, वो क्या हुई, ऊपर उठ गई और हिमालय के रूप पर हम खड़ा हो गया। क्या हुआ? हिमालय के रूप में खड़ा हो गया। इसी की बात कही जा रही थी, गोंडवाना लैंड, ठीक है ना। गोंडवाना लैंड क्या हुआ, कार्बोनीफेरस काल से पहले इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया, यहां पर आप देखेंगे कि गोंडवाना लैंड का एक भाग था, ठीक है। कहा गया कार्बोनीफेरस और फेरस युग के दौरान दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी कोयले की बेसिन कौन सी है, तो दामोदर नदी बेसिन है। कौन सी? दामोदर नदी बेसिन, फिर सोन नदी, फिर महानदी और फिर गोदावरी आती है। इनको याद रखना। तो इनका निर्माण कब हुआ, तो कार्बोनीफेरस युग के दौरान हुआ था। जबकि कहा गया क्रेटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से, मतलब अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार हुए या उद्गार हुए से दक्कन ट्रैम्प का निर्माण हुआ। किसका? दक्कन ट्रैम्प का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। किसका? तो बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। इंपॉर्टेंट है, ये बात याद करके रखो। कहा गया, अब अगला पॉइंट कह रहा है दक्कन ट्रैम्प का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ था, ना कि खत्म हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और प्रायद्वीप पठार में चौड़ी छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। कैसे हैं? खूब चौड़ी चौड़ी घाटियां पाई जाएंगी और आपकी क्या पाई जाएंगी, गोलाकार पहाड़ियां पाई जाएंगी। इस पठार के दो प्रमुख भाग हैं, एक का नाम है मध्य उच्च भूमि तथा दूसरे का नाम है दक्कन का पठार। कौन है? दक्कन का पठार। आगे बढ़ते हैं। कहा गया नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार। तो नर्मदा नदी के उत्तर में आप देखेंगे, ये नर्मदा नदी है और इसके उत्तर में क्या देखेंगे, मालवा का पठार है। मालवा का पठार है, ठीक है, कि अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी तथा पूर्व में संकीर्ण या चपटी होती हैं। तो पश्चिम में कैसी होती हैं,
मध्य इधर वाले भाग में चौड़ी चौड़ी और इधर वाले भाग में संकीर्ण या छोटी छोटी होती हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। कहा गया मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। जो आपके मध्य उच्च भूमि या मालवा का जो क्षेत्र है, कौन सा, मालवा के पठार का जो क्षेत्र है, इसी को आप क्या कह सकते हैं कि बुंदेलखंड। किसका, तो आप इसका पूर्वी विस्तार इधर वाला जहां खूब मच्छर वगैरह पाए जाते हैं, मच्छर गंदगी सबसे ज्यादा यही बघेलखंड बुंदेलखंड क्षेत्रों के नाम से जाने जाते हैं, यहीं पर पाया जाता है। आई होप यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगला पॉइंट है आपके सामने, कहा गया दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। तो जो आपका दामोदर नदी द्वारा अपवाहित है, कौन सा, छोटा नागपुर का पठार मध्य उच्च भूमि का ही भाग है। किसका है, मध्य उच्च भूमि का, मतलब मालवा के पठार का ही भाग माना जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे आता है, कहा गया छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड के रांची, हजारीबाग, कहा गया संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों तथा पश्चिम बंगाल या पश्चिमी बंगाल के, कहा गया पुरुलिया जिले में है। मतलब आपके झारखंड के रांची से शुरू होता है और पश्चिम बंगाल के या पश्चिमी बंगाल के एक जिला है, कौन सा, तो पुरुलिया जिला है, वहां तक इसका विस्तार माना जाता है। किसका, तो दामोदर नदी का। ठीक है, किसका, छोटा नागपुर का पठार इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो दामोदर नदी द्वारा क्या है, अपवाहित छोटा नागपुर पठार है, तो कहां पर आता है, तो झारखंड के रांची से लेकर पश्चिमी बंगाल आपके पुरुलिया जिले तक स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखें। कहा गया इस पठार में, कहा गया विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है, जैसे मध्य पश्चिमी भाग पर आपकी पाट भूमि है, कौन सी है, पाट भूमि स्थित है, कहा गया जिसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार में ढाल तीव्र संक्रांतों के रूप में पाए जाते, किसके, तो आप कहेंगे छोटा नागपुर के पठार में जो ढाल होते हैं, ढाल कैसे होते हैं, अब मान लो ये छोटा नागपुर का पठार, तो इसमें जो ढाल होंगे ऐसे ऐसे ढाल, कहते हैं ना ढलान में गाड़ी जा रही है ना, ब्रेक लगाते हैं लेकिन गड़िया पलट गई, ढलान में था, तो उसी को ढलान कहते हैं। ठीक है ना, तो आप कहेंगे छोटा नागपुर के पठार में ढाल होती हैं तीव्र आपके संक्रांतों के रूप में पाए जाते हैं। अतः यह एक कहा गया अग्र गंभीर है। कैसा है, मैंने कहा ना, एक अग्र गंभीर है। भाई जो चीज आप ढलान पर पाओगे ना, उससे आपको खतरा रहता है, चढ़ान के समय भी और उतार के समय भी, दोनों समय, हाँ याद रखना। कहा गया मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां जैसे चंबल, सेठ, सिंधु, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार की नदियां इस क्षेत्र में ढाल को दर्शाती हैं। हमने कहा पूर्ववर्ती नदियां जो होती हैं वो हिमनदों से निकलती हैं, कहां से, हिमानियों से निकलती हैं, जैसे आपकी सिंधु, ब्रह्मपुत्र, है ना, ये सारी नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये पूर्ववर्ती नदियों के अंतर्गत आती। लेकिन जो ढाल के अंतर्गत आती हैं वो आपकी क्या है, वो आपकी अनुवर्ती नदियों के अंतर्गत। किसके, अनुवर्ती नदियों के अंतर्गत। तो ढाल में कौन सी होंगी, जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की, बंगाल की खाड़ी प्रायद्वीप भारत की, ठीक है ना, मैंने क्या कहा, प्रायद्वीप भारत की होंगी, है ना, यहाँ वाली, और सब कहाँ जा रही है, प्रायद्वीप भारत की पूर्वी घाट पर या पूर्वी तटीय की तरफ जा रही हैं, तो लगभग ढलान की ही मानी जाती हैं। चाहे आपकी दामोदर हो, चाहे कावेरी हो, चाहे आपकी चंबल हो, चाहे आपकी केन हो, चाहे सिंधु हो, चाहे आपकी बेतवा हो, ये सब क्या है, ये सब आपकी ढलान की तरफ। मतलब अब अनुवर्ती और पूर्ववर्ती नदियों में क्या अंतर है मैम, अनुवर्ती नदियां ऐसी नदियां होती हैं जो ढाल खोजती हैं, मतलब इनके अगल बगल अगर ये पत्थर आ जाए तो इसको ये ऐसे करके निकल आएंगी, ऐसे करके, मतलब जिधर ढलान होगी, अगर इधर ढलान, ये ऐसे करके आ जाएंगी, ढलान होगी तो, और नहीं तो ये सीधा ऐसे करके इस पत्थर को ये काटेंगे नहीं। इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट को पूर्ववर्ती नदियों की तरह बन, और पूर्ववर्ती नदियों की तरह चाहे जितना बड़ा पत्थर, कंकड़, पठार हो,
वो इसे चीरते हुए आएंगी। जब तक इसको काट नहीं देंगी, दिशा तो बदल जाएगी इनकी कि इधर से बह जाए इधर, लेकिन अगर मूल दिशा देखेंगी तो इसको चीर के रही आएंगी। जब तक एक बीच से टूट नहीं जाएगा तब तक वो चैन नहीं लेती हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, आप बस बढ़े चलो। वही होती हैं आपकी पूर्ववर्ती नदियां। और ये कैसी होती है? ढाल वाली अनुवर्ती नदियां। इसके अंतर्गत चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप कहेंगे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना की ये सहायक नदियां कौन? चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, ये किसकी हैं? तो ये आपकी गंगा जाती है, यहाँ पर आज संगम पर मिलती है कौन सी? तो यमुना मिलती है इलाहाबाद में। और यहीं पर चंबल, सिंधु, बेतवा, केन मिलती हैं। और इधर से आती है पटना के पास गंगा में मिल जाती कौन? सोन। तो सोन अगर पूछ लिया जाए सोन किसकी सहायक नदी है तो गंगा की है। कभी ये यमुना की हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत दिनों से ये गंगा की ही सहायक है। पहले ये ऐसे आती थी और गंगा में मिल जाती थी, ठीक है ना। लेकिन अब ये प्रवाह दिशा परिवर्तन थोड़ा सा हुआ तो क्या हो गई? गंगा की डायरेक्ट सहायक नदी हो गई। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में देखेंगे भारत के पठारों के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मालवा का पठार, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर आप काठियावाड़ का पठार, यहाँ पर महाराष्ट्र का पठार, यहाँ पर आप देखेंगे कर्नाटक का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार, यहाँ पर आप देखेंगे मेघालय का पठार। क्या होगा? मेघालय का पठार होगा। तो आई होप सब कुछ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहां आप देखेंगे तेलंगाना का पठार है, ठीक है ना। तो इन सब पठारों के बारे में आपको चर्चा करी जाएगी, ठीक है। ये दंड कारण का पठार है। क्या है? दंड कारण क्षेत्र है, ठीक है ना, जो तेलंगाना से सटा हुआ है, ठीक है। ऊपर से आप देखेंगे जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, इसी का हिस्सा माना जाता है मेघालय का पठार। किसका? इसी का हिस्सा है। लेकिन ये किस गैप से अलग हो गया? तो मालदा गैप से। ये मालदा गैप होने के कारण ये क्या हो गया? ये इस वाले भारत पर आ गया, पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व भारत की तरफ चला गया। तो मेघालय का पठार कभी कभी पूछ लिया जाता है कि छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है कि नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पर आप देखेंगे यहां पर कहा गया मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई तथा 390 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। तो मालवा का पठार जो है लगभग इतना, तो 530 किलोमीटर लगभग लंबाई है और 390 किलोमीटर के आसपास लगभग चौड़ाई है। और अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 1,50,000 वर्ग क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, अरावली कहां पर है? राजस्थान पर है। अरावली श्रेणी कहां पर? राजस्थान पर है। और इस अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आप कहेंगे गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर है। और इस गुरु शिखर पर आप देखेंगे यहीं पर अरावली पर्वत श्रेणी पर ही जैनों का एक मंदिर है। क्या नाम है? दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा जैनियों का धर्म स्थल है, ठीक है ना। यहीं पर आप देखेंगे आबू नगर या आबू क्षेत्र पर, तो वहां पर ये मंदिर पाया जाता है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कहा गया अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की गई। जो मालवा का पठार है उत्तरी सीमा किससे लगी है? मतलब मान लो ये आपका मालवा का पठार, तो इसकी उत्तरी सीमा जो है अरावली से लगी है और दक्षिणी सीमा आप देखेंगे विंध्यन श्रेणी से लगती है। किससे? विंध्यन श्रेणी। इसकी भी बात करेंगे ना, विंध्यन श्रेणी। और पूर्वी सीमा आप देखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र से लग रही है। किससे? बुंदेलखंड क्षेत्र से लग रही है। इतना याद रखना है आपको। आगे कहा गया दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में। अब आपकी ये नर्मदा नदी बह रही है और इसके दक्षिण में क्या है? तो आप कहेंगे दक्कन का पठार है। क्या है? दक्कन का पठार है। आपके सामने अभी मानचित्र में दिखाया, ठीक है, जो त्रिभुजाकार बना रहा है। कैसे? ऐसे त्रिभुजाकार आकृति नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रेणी श्रृंखला है।
इसके उत्तर में, किसके, इसके उत्तर में आप देखेंगे तो इसके उत्तर में यहाँ क्या है, सतपुड़ा श्रेणी है। और सतपुड़ा श्रेणी दो नदियों के बीच में एक ऐसी भारत की श्रेणी है या पर्वत श्रेणी है जो दो नदियों के मध्य है। ऊपर से तो नर्मदा है और नीचे से कौन है, ताप्ती नदी है। तो सतपुड़ा उत्तर में है ना, सतपुड़ा के दक्षिण में दक्कन का पठार आप बोल सकते हैं, लेकिन चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। कहां पर, इसके उत्तर में, ठीक है, किसके, दक्कन के पठार के। कहा गया जबकि महादेव, कैमूर, मैकाल श्रेणी इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती हैं। तो आपसे पूछ सकता है सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी का ही ये हिस्सा है, कौन सी, महादेव, कैमूर और मैकाल की श्रेणियां, याद रखना इसी की है, इसके पूर्वी विस्तार पर है। तो सतपुड़ा इधर हो गई और इसके पूर्वी इधर आएंगे तो क्या मिलेगा, महादेव की श्रेणियां मिलेंगी, मैकाल की, कैमूर की तथा इसके पूर्वी क्षेत्र पर, किसके, दक्कन के पठार के पूर्वी क्षेत्र पर मिलती हैं। आगे आता है दक्कन गैप। अब ट्रैम्प या गैप कहाँ है, तो ये काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन के कारण होता है। तो आप देखेंगे दक्कन ट्रैम्प कहां पर, तो आप कहेंगे काली मृदा। अब काली मृदा कहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र के आसपास। कहां पर, ये आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इसी के आसपास पे काली मृदा का ज्यादा उपयोग या काली मृदा ज्यादा पाई जाती है। काली मृदा में कपास की खेती ज्यादा की जाती है और काली मृदा या मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और इसी काली मृदा को आप जुती हुई मिट्टी भी कह सकते हैं। और ये पानी ज्यादा लेती है, लेकिन जब पानी सूख जाता है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये खेती अभी या मिट्टी अभी जोती गई है, इसीलिए जुती हुई मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो दक्कन ट्रैम्प में क्या होता है, काली मृदा पाई जाती है जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन के कारण हुआ है, फलस्वरूप हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीप पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कहां पर है ये अरावली, यहां पर है, ठीक है ना। आपका ऐसे ये गुजरात आता है तो यहाँ पर उत्तर और पश्चिम, कहां पर, उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक खंडित एवं अपर्दित पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। ये कैसी हो चुकी हैं, बहुत ही खंडित और अपर्दित पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। प्रायद्वीप पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है, इसे स्थानीय रूप से मेघालय का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आप देखेंगे कि आपका ये इस वाले क्षेत्र पर मेघालय का पठार है। कौन सा, मैंने बताया था जो छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, मेघालय का पठार है, जिसको कहा गया है, इसी को कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पठार के नाम से भी जाना जाता है। अब आप उत्तर कचार ना याद करें तो चलेगा, लेकिन कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से आप इसको याद करके रखें, मेघालय के पठार को ही कहा जाता है, ठीक है ना, के नाम से जाना जाता है। कहा गया यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीप भाग से मालदा गैप से, किससे, मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। मालदा गैप पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल, मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। तो ये छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, मैंने पहले ही बताया ना। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। और ये क्रम पूछा जाता है पश्चिम से पूरब बताएं, तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए। कहा गया भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का भाग है। अगर आपसे पूछा जाए भुवन पहाड़ियां तो मिजो हिल्स कहाँ है, तो आप कहेंगे मिजोरम और म्यांमार की सीमा के पास है। कहां पर, मिजोरम और म्यांमार की सीमा के पास है। कहा गया दंडकारण्य के क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व महाराष्ट्र में विस्तृत है, ठीक है। इनको याद रखना, ये कभी कभी चिपका दिया जाता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं और अब आपके शुरू होते हैं प्रश्नों की बौछार। पहला प्रश्न, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ, कब हुआ था, जल्दी से बताओ। अब आपके पास 10 सेकंड है। कहा गया क्रिटेशियस युग में, कहा गया प्लीस्टोसीन युग में, या फिर आप कहेंगे कार्बोनिफेरस युग में, या मायोसीन युग में। अब आप फटाफट इन सभी का उत्तर बताते जाएं, जल्दी से बताएं क्या सही उत्तर जाएगा। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बोनिफेरस युग के दौरान ही दामोदर, सोन, महानदी और आपको गोदावरी नदी बेसिन में सबसे ज्यादा क्या पाया गया, तो बेसाल्ट निर्मित लावा भी पाए गए और यहीं पर कोयला भी सबसे ज्यादा पाया गया था। तो कहा किस युग से,
क्रिटेशियस युग के दौरान। कौन सा युग होगा? तो आप कहेंगे क्रिटेशियस युग के से हुआ था, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान आपके अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैम का निर्माण हुआ और इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। आई होप कि यहाँ तक की सारी बात आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया मेघालय का पठार भाग है, प्रश्न पूछा गया है, यूपीपीसीएस ने ही पूछ रखा है, ठीक है ना, आरओ ने पूछ रखा है, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इनको मिस नहीं कर सकते हैं। तो मेघालय का पठार किसका हिस्सा है और मेघालय के पठार का दूसरा क्या नाम है, जल्दी से बताएं। तो हिमालय श्रेणी का है, प्रायद्वीपीय खंड का है, पूर्वी घाट पर्वतों का है या सतपुड़ा श्रेणी का है? तो मैंने तो सतपुड़ा श्रेणी या मेघालय या आप प्रायद्वीपीय पठार खंड, सतपुड़ा श्रेणी या हिमालय श्रेणी का भाग है, तो किसका भाग है? तो मेघालय का पठार किसका भाग होगा? प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार से ही खंडित हुआ है, तो आप कहेंगे भी उत्तर है प्रायद्वीपीय खंड या प्रायद्वीपीय खंड का ही विस्तार है। और वैसे पूछा जाए तो छोटा नागपुर का हिस्सा है, किसका? छोटा नागपुर का हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, यहाँ पठार लिख लो ना, पठार का हिस्सा है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पूछा गया, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। कहा गया इयोजोइक महाकल्प में, कहा गया पैलियोजोइक महाकल्प में या मिसोजोइक महाकल्प में या सेनोजोइक महाकल्प में? बता दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप सबके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। आप सभी लोगों को 10 सेकंड का समय दिया जाता है। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत या पर्वतों, सिंधु और गंगा के मैदानों के उत्तर का भाग है। इसका निर्माण कब हुआ था? सिंधु और गंगा के मैदानों का, अब सिंधु और गंगा के मैदान जो होंगे उसके भागों को कहा गया, तो कब हुआ था? तो आप कहेंगे सेनोजोइक कल्प में। कब? सेनोजोइक कल्प में, याद कर लो भाई, पूछा गया है आपके यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? बताओ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था या सुविधा के लिए कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना। कहा गया खनन, छोटा नागपुर खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण करने या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का फटाफट आप सभी लोग उत्तर बताएं कि धनबाद कोयला खनन क्षेत्र और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती है। तो क्या बताएंगे यहाँ पर? खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर का पठार है एक अग्र गंभीर। छोटा नागपुर का पठार कैसा था? ढलानदार था क्या? वही है क्या? एक गर्व है, एक पदस्थली है, एक आपका संप्राय भूमि है। बताएं क्या होगा, जल्दी से आप सभी लोग बताएं क्या होना चाहिए उत्तर इसका, जल्दी से फटाफट बताओ क्या सही होगा। तो छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है, जैसे मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 किलोमीटर मैंने आपको डिटेल में बता रखी है, ठीक है ना। तो ये तीव्र ढाल का होता है, या ढाल इनकी क्या होती है? ढाल इनकी तीव्र होती है, इसलिए ये क्या होती है? अग्र गंभीर टाइप के होते हैं, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि अच्छा चित्र, नीचे दिए गए चित्र पर विचार करें। तो यहाँ पर ए है, देखो ये ए है, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो ए कहाँ है। ये क्या है? आपका ए है। अब दिखा ए कहां पर है? मैंने पेन चलाया। ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थान मुझे कुछ नहीं पता है फिलहाल, तो मुझे सिर्फ एक चीज पता है, यहाँ पर क्या हो सकती है बताएं। अब यहाँ पर क्या होगा? तो कहा गया रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान, रिफ्ट घाटी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ मैदान। बताओ ए में क्या होगा? बी में कहा गया ये छत्तीसगढ़ मैदान होगा, ठीक है ना। सी में कहा गया ये वर्षा छाया क्षेत्र तथा डी में आपका छोटा नागपुर का पठार होगा। बताओ अब डी तो यहाँ पर है, गुजरात के नीचे, काफी नीचे है, तो जल्दी से बताओ कौन सा सही उत्तर होगा बताएं। ये लो मैं आप सबके सामने से भी हट रही हूँ। तो ए जो होगा वो आपकी नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। बी की जगह आप देखेंगे तो बी तो नर्मदा घाटी रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। बी की जगह आप देखेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ होगा, क्या होगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़। और सी पर देखेंगे तो छोटा नागपुर का पठार होगा।
क्या होगा, छोटा नागपुर का पठार होगा। और डी पर देखेंगे तो यहाँ पर वर्षा छाया क्षेत्र होगा। तो कौन सा उत्तर सही हो रहा है, सी उत्तर। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके पठारों से बने हैं, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, कहा गया अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है। अभी मैंने बताया ये आपकी अरावली चोटी है या अरावली श्रृंखला है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। अगर गुरु शिखर ना हो तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कुंभलगढ़ है। याद कर लो, कोई नहीं बताता है ना। यहीं पर ये क्या है, आपकी अरावली श्रेणी है। लो लिख लो भाई, अरावली श्रेणी है। और इसी अरावली श्रेणी पर आप देखेंगे क्या है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। लो ऐसे मंदिर बना दे रहे हैं, क्या है, दिलवाड़ा मंदिर है, जो किसके लिए है, जैनों का या जैनियों का धर्म स्थल है, धर्म स्थल है, ठीक है। अरावली श्रेणी के आसपास कहा गया अरावली एवं मध्य एवं विंध्य श्रृंखला। अब विंध्य श्रृंखला कहां पर है, जो भारत को बात कर रहे हैं, किसकी, भारत को जल विभाजक के रूप में बांट देती, पूरे संपूर्ण भारत को जल विभाजक के रूप में आधा आधा बांट देती है। कौन सी, विंध्य श्रृंखला श्रेणी आपकी, ठीक है, याद रखना। कौन सी, विंध्य श्रृंखला श्रेणी आपके भारत को जल विभाजक के रूप में बांटती है। तो ये क्या है, विंध्य श्रृंखला श्रेणी है आपकी, है ना। यहाँ से बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है ना, मकान बनाने में, याद रखना। तो कहा गया बीच में क्या होगा, मालवा पठार होगा, छोटा नागपुर का पठार होगा, दक्कन का पठार होगा, या प्रायद्वीप का पठार। तो प्रायद्वीप की तो बात हो रही, तो ये कैसे हो जाएगा। अब दक्कन का पठार होगा क्या, जल्दी से बताओ, क्या छोटा नागपुर का पठार होगा क्या, या मालवा का पठार होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आप सबके सामने क्या आने वाला है, जल्दी से बताएं। यहां पर मैंने क्या बताया था कि अरावली के नीचे आएगा कौन सा, मालवा का पठार आता है। क्या आएगा, मालवा का पठार आएगा। तो क्या आएगा, ए उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा, ए उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड या बघेलखंड क्षेत्र से लगती है, मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं, कहा गया कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो मालवा का पठार है। कौन सा होगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप भी इसको याद करके रखें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के क्रम में कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। देखो दंडकारण्य क्षेत्र कहां पर होगा, इधर वाले क्षेत्र, तेलंगाना साइड। कहीं तेलंगाना है क्या यहाँ पर, नहीं है। आंध्र प्रदेश तो होगा ना कहीं, हाँ आंध्र प्रदेश इन तीनों ऑप्शन में सिर्फ एक जगह है, तो आंध्र प्रदेश एवं झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। कहां पर आएगा, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश, अच्छा दंडकारण्य क्षेत्र, तो आप बताएंगे दंडकारण्य क्षेत्र मेनली कहां पर आएगा, झारखंड। कहां, झारखंड तो ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र में। कहां पर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र में। और तेलंगाना का पठार तो दूसरा है ना, मेरे दिमाग में तेलंगाना का ही पठार चल रहा है। तो क्या होगा, तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा वाले क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा, दंडकारण्य क्षेत्र आएगा, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का क्षेत्र के अंतर्गत आपका क्या आएगा, दंडकारण्य क्षेत्र आएगा। तो दंडकारण्य क्षेत्र भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, याद रखना। मैंने बताया था वहां पर, इसीलिए मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश खोज रही थी। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में है। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र पूछेगा तब क्या बताएंगे आप सभी लोग, जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे सब में है, महाराष्ट्र में भी है। कहां पर है, महाराष्ट्र में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कहा गया दंडकारण्य भारत के किस भाग में है, उत्तरी में, पूर्वी में, मध्यवर्ती या पश्चिमी में। दंडकारण्य भारत के, अब भारत का जो आप देख रहे हैं, तो कहा गया भारत के कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया ना, जानबूझ कर हो गया, हाँ इस जगह का। चलो कभी कभी पेन चल जाती है अच्छी तो अच्छा बन जाता है। बताएं,
तो हमने कहा ये दंड का पूरे भारत का, अब हम अपना ही भारत बनाते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ये क्या है, हमारा चतुष्कोणीय भारत है, ठीक है ना। तो आप भारत की बात हो रही प्राय, तो भारत के किस भाग में, उत्तरी में है क्या, पूर्वी में है कि मध्यवर्ती में है कि आपके पश्चिमी में, बताएं क्या होगा। अरे इतना तो दिमाग होना चाहिए, यहाँ पर है दंड कारण क्षेत्र, जल्दी से बताएं कहां पर होगा। तो आप कहेंगे मध्यवर्ती क्षेत्र में है, कहां पर है, मध्यवर्ती क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, बता दो भाई। अगर ये नहीं बताए तो फिर क्या ही बताओगे। कहा गया रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां, कहा गया खड़गपुर पहाड़ियां, उत्तर गंगा जी क्या है, उत्तर गंगा मैदान, ठीक है ना, यहां मैदान लिख लो। लग रहा है मैडम जी नहीं समझ पाएंगे, हाँ कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। हम्म हम्म यहाँ क्या लिखना है, उत्तर गंगा मैदान, क्या लिखना है, मैदान, ठीक है। तो उत्तर गंगा मैदान या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार जो होता है ना, बिहार, ये बिहार में ही पूछा गया होगा पक्का ना, कहीं और पूछा तो बिहार में ना इस टाइप के ऑप्शन बड़े आते हैं ना, चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती दिए हो तो बताएं क्या होगा। तो कहा गया कहां पर होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताएं जल्दी से। तो आप कहेंगे खड़गपुर पहाड़ियां के अंतर्गत आएगा, सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो खड़गपुर पहाड़ियां हैं। कौन सी होंगी, खड़गपुर की पहाड़ियां होंगी, ठीक है ना। कहा गया है कि खड़गपुर पहाड़ियां धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठारी विंध्याचल क्रम की उत्तर पश्चिमी पठारियां यह तृतीय क्रम के उत्तर गंगा मैदान में नवीनतम है। सबसे नवीनतम तो यही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के क्रम पर देखेंगे निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। मेघालय पठार का कहा गया है भुवन पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतियां। अब यहां तो आप एकदम लगा लेंगे कौन सा होगा, भुवन पहाड़ियां। ये कहां थी बताओ, भुवन पहाड़ियां कहां थी, मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है। भुवन पहाड़ियां कहां थी, तो आप कहेंगे मिजो हिल्स में पाई जाती है। कहां पर, मैंने आपको बताया है, अगर आप गलती करते हो तो ये आपकी मिजो हिल्स। और मिजो हिल्स कहां है, मिजोरम और म्यांमार की सीमा पर है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, और ये आज का लास्ट प्रश्न है। कहा गया है कि अलबागा हिल स्थित है, अलबामा हिल स्थित है बीजापुर अपलैंड के पश्चिम में, बीजापुर अपलैंड के पूरब में, बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में, बीजापुर अपलैंड के उत्तर में। बता दो भाई क्या सही होगा। अलबामा हिल्स स्थित है, तो अलबामा स्थित बीजापुर अपलैंड के कहां पर होगी, तो याद कर लो इसको, दक्षिण में, ऐसे याद कर लो है ना, कहां पर है, दक्षिण में है, बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में स्थित है। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन और आंसर और आपकी थ्योरी। अगर आपको सेशन अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को फटाफट आप सभी लोग शेयर कर दें। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको वीडियो मिलने वाले हैं और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको दी जाने लगेंगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।